हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। ये हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 4 है। इनफैक्ट लास्ट पार्ट ही होगा, इसमें ख़त्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो हमने लास्ट देखा था कि किस तरीके से खुदाई हुई थी और वो इररिलेवेंट थी। फिर बाद में जो है REM व्हीलर आते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं 1944 में। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। फिर उन्होंने देखा कि मतलब एक स्टैट्यूग्राफिकल वे में माउंट्स की खुदाई करना बेटर होगा रादर कि हम उसको हॉरिजॉन्टली लाइंस में खोदते चले जाएं। ऐसा था, वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर भी थे, तो उनके साथ मतलब एक मिलिट्री वाला जो वो होता है ना, डिसिप्लिन और वो सब, तो वो भी उन्होंने अपनी उसमें आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में भी प्रैक्टिस किया उसको। ऐसा था जिस वक्त हड़प्पा का सेटलमेंट था उस वक्त बाउंड्रीज़ वाला कोई भी हिसाब नहीं था। तो अभी हमारा जैसे कि इंडिया डिवाइड हो गया पार्टीशन के बाद, क्या था, जितनी भी हड़प्पा की साइट थी वो सारी पाकिस्तान में चली गई। तो हमारे इंडिया को ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम अपनी तरफ जो सेटलमेंट्स हैं उनका पता करें। तो फिर क्या हुआ, कच्छ में हमने एक्सकेवेशंस स्टार्ट करे, सर्वे किया वहाँ पे, और फिर कई सारी साइट्स हड़प्पन सेटलमेंट्स की वहाँ पे मिली। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में भी एक्सप्लोर किया, वहाँ पे भी मिली। और फिर कालीबंगन है, जैसे लोथल, राखी गढ़ी, और सबसे जो अभी न्यू एक्सकेवेशन हुई है वो है धौलावीरा। जो न्यू साइट डिस्कवर हुई है वो है धौलावीरा में। ठीक है, तो अभी ये जो मतलब डिस्कवरीज की जारी है, अभी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू है। देखते हैं अभी और भी नए सेटलमेंट्स मिलेंगे फॉर श्योर। क्या था कि समय के साथ ना और बहुत सारे इशूज़ जनरेट होने शुरू हो गए। जैसे कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या थे, वो उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को जानने में इंटरेस्टेड थे, मतलब कि उसकी जो वहाँ पे चीज़ें मिली हैं उनकी क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस थी। कुछ लोग उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, वो उसी जगह पे क्यों है, तो इस सब के जानने में इंटरेस्टेड थे। तो मतलब सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आने शुरू हो गए हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशंस, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन को लेके। तो इसी चीज़ में क्या है, फिर इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसा था 1980 के आते आते क्या था, 1980 तक जो हड़प्पन आर्कियोलॉजी थी उसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया। मतलब इंडिया के तो लोग थे ही, बाहर के भी आर्कियोलॉजिस्ट उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर गए। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जॉइंटली वर्क उन्होंने करना शुरू कर दिया हड़प्पा और मोहनजोदारो में। मतलब इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट साथ में बाहर के भी आर्कियोलॉजिस्ट, काफ़ी सारी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करनी शुरू हो गई। जैसे कि मतलब ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, अब इनका एज का पता लगाना कितनी पुरानी है, मेटल, प्लांट, इनकी सबकी जो स्टडीज़ हैं बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूटली एनालिसिस करके होनी शुरू हो गई साइंटिफिकली वे में, और इंटरनेशनल प्लेयर्स मतलब इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट को जोड़ के। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस रहा तो वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, ऐसा थोड़ी है इंडिया में साइट्स हैं या पाकिस्तान में तो सिग्निफिकेंस वहीं तक सीमित है। तो इसी वजह से इसके लिए इसको लेके इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा जानेंगे कि मतलब जो क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम उस चीज़ को जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ की चीज़ों को जोड़ के देख रहे थे, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसकी स्टडी करने में। ऐसा है कि जो ऐसा नहीं था कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में लोगों को मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था, बल्कि जो वहाँ पे मटेरियल एविडेंसेस मिले थे ना हड़प्पा में, मटेरियल एविडेंसेस मतलब पॉटरी, टूल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, जब ये सारी चीज़ें मिली तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया उसके बारे में पता करना। ऐसा होता है बहुत सारी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, वो तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोजर्स के द्वारा, स्पेशली जहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे। क्यों ऐसा, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर अवेलेबल होता है, जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ मतलब डिकम्पोजर्स होंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो चीज़ सर्वाइव कर गई, जैसे कि स्टोन, अब स्टोन को थोड़ी ना खा लेंगे कोई, और जो जली हुई मिट्टी, ये टेराकोटा और मेटल, ये सारी चीज़ें जो सर्वाइव कर गई, जो बची रह गई, हमें सिर्फ वही मिली हैं और हमें उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। ये भी जानना ज़रूरी है, जैसे कि अभी हम देखें जो हम फेंकते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो ब्रोकन टूटे फूटे गई तो फेंकेंगे ना। जो चीज़ हमारे यूज़ की हैं या फिर कुछ जो चीज़ें रिसाइकिल की जाती हैं वो तो रिसाइकिल की
हो जाएंगी। तो जो हमें मतलब वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो मतलब कि ऐसे मिले हैं जो शायद उतने वैल्यूएबल नहीं थे। जो वैल्यूएबल होंगे वो रिसाइकिल्ड होंगे और मतलब कुछ डिकम्पोज हो गए। ठीक है, तो जो मतलब फाइंडिंग्स मिली हैं, जितनी भी मिली है हमें, वो सारी एक्सीडेंटल हैं। अब ऐसा तो नहीं था वहाँ के लोग छोड़ के गए जाते अच्छी अच्छी चीज़ों को कि आने वाले जो जनरेशन होगी या आने वाली जो सिविलाइजेशन होगी, वो आने वाला कल्चर होगा, वो हमें आके स्टडी करेगा। तो ऐसा नहीं था। तो जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्सीडेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासीफाइंग फाइंड्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक कभी ये क्लासीफाइंग फाइंड्स। ऐसा है कि हमें चीज़ें तो मिल गई, लेकिन उनको किस तरीके से स्टडी करना है, उनका यूज़ हमें कैसे पता करना है। मतलब उस समय के अगर उस टाइम के रिगार्डिंग में बात करी जाए तो उनका यूज़ क्या था। हम क्या है कि मॉडर्न आज के ज़माने से मतलब आज के टाइम से चीज़ों को रिलेट करके देखते हैं। जैसे कि पॉटरी मिली या कुछ भी मिला, बोन मेटल मिला, तो हम आज के जो उनके रेलेवेंस है उसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को डेसिफर कर रहे हैं। जैसे कि मतलब कि चीज़ें, या फिर दूसरा ये भी तरीका है, जैसे चीज़ें कहाँ पे मिली, वो घर में मिली हैं, वहाँ पे हड़प्पा की जब खोज हुई थी तो घर में मिली हैं, गलियों में मिली हैं, कहाँ मिली है, या रिचुअल यूज़ में मिली हैं, मतलब किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता हो, ये हम बहुत मतलब इसमें एकदम से पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि हाँ ऐसा ही था। ये सिर्फ हम मतलब डेसिफर कर अपने तरीके से उसको मतलब कि सॉल्व इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कॉटन का एविडेंस वहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हम अब वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, इसके लिए हम थोड़ा इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। जैसे कि ये स्कल्पचर है, इसको देख के हम थोड़ा पता कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग कपड़े कैसे पहनते होंगे। डायरेक्टली कॉटन से तो नहीं पता कर सकते कि कपड़े कैसे, तो इनडायरेक्टली हमें चीज़ों पे जान रिफ़र करना पड़ेगा। ओके, और जैसे कि हमें सील्स मिली तो हम सील्स का जो क्या मतलब था उसको जब तक हम नहीं समझ पाए थे, जब तक हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चला, मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी है उसको हम क्यों जानना चाहेंगे, मतलब क्यों उसके बारे में खोजबीन करेंगे। पढ़िए तो पढ़िए, तो जब तक हमें उसका अदर साइड नहीं पता चल जाएगी तब तक हम उसको इंटरप्रेट नहीं करते हैं। ये कल्चरल सीक्वेंस के बारे में भी बात करें हम या फिर दूसरे तरीके से भी। और यही सेम मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, वहाँ पे जो चीज़ मिली उसमें भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब जो हमने इंटरप्रेट करा चीज़ों को उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना किया। इसमें ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट के साथ इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अनफेमिलर है, अननोन है, अनयूजुअल सी लग रही हैं, तो उसको क्या होगा कि उनको कहीं ना कहीं मतलब कि रिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जोड़ के देखा है। मतलब जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले थे, हम बात करें एक जो हाँ पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, ये टेराकोटा की वुमेन है, हैवी ज्वेल्ड है और मतलब हेयर ड्रेस भी पहना हुआ है। तो इसको क्या क्या बोला था हमने, इसको मदर गॉडेस, इसको बोल दिया मदर गॉडेस। में भी उनकी पूजा की जाती होगी या कुछ भी। एक रेयर स्टोन का एक मैन की मतलब, इसमें एक सेकंड में देखती हूँ है या नहीं है, शायद लगाना भूल गई। तो जो मैन की पिक्चर मिली थी उसको हमने उसको संज्ञा दी थी प्रीस्ट किंग की, कि वो किंग होगा वहाँ का या जो भी। और फिर जो एक ग्रेट बात मिला था उसको हमने बोला कि ये रिचुअल बाथ्स में यहाँ पे कुछ ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती होंगी, लोग वहाँ पे नहाते होंगे, जो कालीबंगन पे और लोथल में मिला है। तो यही अगर सील्स में भी सेम ऐसे ही था। जैसे सील्स में हमने प्लांट के मोटिव्स बने देखे तो बोला कि मतलब कि वो नेचर की पूजा करते होंगे। एनिमल्स जैसे कि वन हॉर्न्ड एनिमल था, इसको यूनिकॉर्न भी बोलते हैं, तो वो मतलब सील्स पे मिला। और क्रॉस लेग्ड एक मतलब एक फिगर था क्रॉस लेग करे हुए, तो हमने उसको योगिक पोस्चर बोल दिया। तो इसी तरीके से था, मतलब कि उसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस से जोड़ के कहीं ना कहीं देखा। एक प्रोटोशिवा एक मतलब एनिमल्स है, उसको हमने प्रोटोशिवा मतलब कि सॉरी ये रहा पिक्चर, दिस पिक्चर, एक सेकेंड, ये जो पोस्टर है इसको एनिमल से सराउंडेड है तो इसको बोला प्रोटोशिवा। ठीक है, ऐसे ही कोई कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट है तो उसको लिंगा। मतलब क्या होता है कि
मतलब चीज़ों को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो आज से मतलब प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, मतलब चीज़ें जहाँ से शायद उनका कोई ना कोई मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहे होंगे, इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से जाते हैं। तो यही सब था। और बाकी अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होने को रह गई हैं, आगे और डिस्कवर हों तो पता चले कि किस तरीके से। तो ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर लिया। आई नो कि उतना रिफाइंड एक्सप्लेनेशन नहीं था, थोड़ी मतलब फर्स्ट ही टॉपिक था ये मेरा, तो अभी उतनी रिफाइंड नहीं है। आगे से और भी ज़्यादा बेटर मैं कोशिश करूँगी पढ़ाने की। तो तब के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।